डियर स्टूडेंट, आज हम अपने पिछले टॉपिक को ही वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि हेस्टिंग्स ने जो सुधार किए थे वो सबसे पहले आकर उसने अपना ध्यान आंतरिक सुधारों की तरफ किया था और इस प्रकार वो 1772 से 74 के मध्य कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वह हिंदुस्तान में अनेक प्रशासनिक सुधार करते हैं। इसी मध्य रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है और उसकी स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। उसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। कुछ समय तक काउंसिल के साथ इसके संबंध ठीक नहीं रहे, लेकिन बाद में 1776 में देखते हैं कि काउंसिल की स्थिति थोड़ी दुर्बल हो जाती है और वारेन हेस्टिंग्स को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और सुधार करने का उसको अच्छे मौके मिलते हैं। बस उसका यही उद्देश्य था भारत में, जो वो सुधार करना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभाग हैं उनमें किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए, उनमें पारस्परिक किस प्रकार तारतम्य स्थापित किया जाए और कंपनी के हित में बाधा जो उत्पन्न करने वाले तत्व हैं उनको किस प्रकार नष्ट किया जाए। कंपनी शासन को तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना, शांति व्यवस्था करना और यहाँ पर निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था करना, ये सब उद्देश्य वारेन हेस्टिंग्स के रहे और इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर हेस्टिंग्स ने महत्वपूर्ण सुधार किए। पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ाया कि द्वैत शासन की समाप्ति वो सबसे पहले करता है कि किस प्रकार क्लाइव द्वैत शासन की स्थापना करता है और जब क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता है तो हालत यहाँ पर काफ़ी खराब हो जाती है। ऊपर से कुछ अकाल पड़ते हैं, उसके कारण और जनता की स्थिति खराब हो जाती है। तो कुल मिला के बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है और हालत लोगों की, किसानों की, आम जनता की यहाँ खराब हो जाती है। जैसे वारेन हेस्टिंग्स आता है तो सबसे पहले वो द्वैत शासन के समाप्त करता है और आते ही जो नवाब मोहम्मद रजा खान था और नायब राजा सिताब राय जो बंगाल और बिहार के नायब थे, उन पर अभियोग लगाकर उनको पद से बर्खास्त कर देता है और कंपनी के जो भी दीवानी संबंधी अधिकार था उसको वो अपने हाथों में ले लेता है। तो इस प्रकार देखते हैं बंगाल के नवाब से निजामत संबंधी अधिकार भी छीन लिए गए और उसे 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई। 1775 ईस्वी में रजा खान नवाब का संरक्षक नियुक्त हुआ और मुन्नी बेगम को हटा दिया गया, जबकि उससे पहले मुन्नी बेगम को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया था। मुन्नी बेगम कौन है? वो मीर जाफर, जो आपने नाम सुना होगा, बक्सर की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में जिसका योगदान था और प्लासी की लड़ाई के तहत ही उसको मानते हैं कि अपने नवाब का साथ नहीं दिया था और एक भारत में गद्दार के रूप में उसकी छवि को यहाँ रखा गया है। तो इस प्रकार बंगाल का प्रशासन जो था प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन चला गया और इस समय अब कलकत्ता जो है प्रशासनिक केंद्र कंपनी का बन जाता है और जो कोष था उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ही लाया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का स्थान अंग्रेजों को अब देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसको भारतीयों की राजभक्ति पर कहीं न कहीं संदेह था। तो इस तरह अपनी सूझबूझ से वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया और द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप व्याप्त अव्यवस्था को समाप्त करता है। द्वैत शासन की समाप्ति करता है, फिर उसको लगता है कि लगान व्यवस्था में काफ़ी गड़बड़ है। पूरी तरह से क्लाइव के जाने के बाद वो राजस्व व्यवस्था चरमरा जाती है। ठेके पर जो लगान वसूली थी वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। तो अब इन सब कार्यों में वह परिवर्तन करने का वारेन हेस्टिंग्स ने निश्चय किया और इस उद्देश्य से ही उसने अपने अधीन एक लगान समिति की स्थापना की
और इसकी सिफारिशों के आधार पर लगान वसूली का कार्य भारतीय आमिलों से वापस ले लिया गया। और लगान वसूली की जो जिम्मेवारी है प्रबंधकों, जिन्हें कलेक्टर की उपाधि मिली हुई थी, इस पद पर सिर्फ अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते थे। उनकी सहायता के लिए एक भारतीय अधिकारी भी रखा गया और सबसे अधिक लगान देने वाले को 5 वर्ष के लिए परगने से लगान वसूली का ठेका दिया गया। तो पुराने और नए जमींदारों के साथ वह भूमि व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यहाँ पर की जाती है। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करता है और डिवीजन की जो काउंसिलें थी वो भंग कर दी जाती है, क्योंकि उससे पहले देखते हैं कि 1774 में वो समस्त जिलों को 6 डिवीजनों में विभक्त कर देता है, लेकिन अब उसको भंग कर दिया जाता है 81 में और कलेक्टरों से लगान वसूली का कार्य वापस लेकर पुनः वह भारतीय कर्मचारियों के जिम्मे सुपुर्द कर देता है। और समस्त जो लगान वसूली की जिम्मेवारी है वो 4 सदस्य वाली लगान बोर्ड को सौंप दिया जाता है और इस बोर्ड की सहायता के लिए एक भारतीय दीवान को यहाँ नियुक्त किया जाता है। खैर, ये लगान व्यवस्था अपनी तरफ से कोशिश की वारेन हेस्टिंग्स ने, लेकिन इसका भी कहीं न कहीं मिला जुला परिणाम रहा और बाद में है कि जो परिवर्तन किए थे उसका कृषकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसानों द्वारा दिए जाने वाले लगान की राशि निश्चित नहीं थी एक तो, दूसरा जमींदार इसे मनमाने ढंग से जब चाहे तब बढ़ा सकते थे। लगान वसूली करने वाले अधिकारियों को विस्तृत अधिकार दिए गए जिसका मनमाना दुरुपयोग वो करते थे। किसानों की सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप पुराने जमींदारों का महत्व समाप्त हो गया और उनकी जगह बनिया और कंपनी के कर्मचारियों का एक नए जमींदार वर्ग के रूप में उदय हुआ। तो यहाँ पे डॉक्टर आर.सी. दत्ता भी कहते हैं कि इस नई व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बंगाल के प्रभावशाली जमींदार और प्राचीन परिवारों के बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं और पुराने वंशों की संपत्ति नव उदित बनियों एवं महाजनों के हाथों में आ जाती है। बताते हैं कि ऐसी लगान व्यवस्था की दुर्दशा जो थी इस समय बंगाल में पहले कभी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वारेन हेस्टिंग्स ने जो एक राजस्व की नीति भारतीय व्यवस्था में लाई, कहीं न कहीं क्रांतिकारी परिवर्तन हम दूरगामी रूप में देख सकते हैं उसका। और इस नई व्यवस्था के अनुसार देश की संपूर्ण संपत्ति एवं न्याय प्रशासन को नए धरातल पर कहीं न कहीं प्रतिष्ठित किया गया। अगला कार्य वारेन हेस्टिंग्स का था न्याय व्यवस्था में परिवर्तन। वो ऐसा मानते हैं कि एक सामान्य न्याय पद्धति की स्थापना की आवश्यकता है और उसके अनुरूप कार्य किया जा सकता है और इसके लिए ही वह जिले में एक दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना करते हैं। दीवानी अदालत का प्रधान जो होता है वो कलेक्टर होता है और वो भारतीय कर्मचारियों की सहायता से न्याय करता था, लेकिन 500 रुपए तक के मुकदमे का फैसला करने का अधिकार उसको था। दूसरी तरफ फौजदारी मामलों का प्रधान भारतीय अधिकारी होता था जो मौलवियों और मुफ्तियों की सहायता से फौजदारी अदालत का कार्य देखता था। तो 2 अदालतें हैं यहाँ, दीवानी और फौजदारी। लेकिन फौजदारी जो स्थानीय अदालतें थी वो मृत्युदंड नहीं दे सकती थी तथा किसी भी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती थी, इसके लिए उसे ऊपर से अनुमति लेनी पड़ती थी। और स्थानीय अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए कलकत्ता में एक दीवानी अदालत की स्थापना की जाती है। दीवानी मामले जातीय कानूनों, हिंदू के मामले में हिंदू कानून तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून के आधार पर तय किए जाते थे, परंतु फौजदारी मामलों में इस्लामी कानूनों को ही मान्यता यहां दी गई है। न्यायाधीशों के पदों को वैधानिक बना दिया जाता है, उन पर घूस या नजराना नहीं देने की सख्त पाबंदी लगा दी जाती है। अदालतों की कार्य पद्धति में भी सुधार किए जाते हैं। अब प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई के ये समय निश्चित कर दिया जाता है और न्यायालयों की जो कार्य प्रणाली थी उनको लिपिबद्ध करने एवं उसे संग्रहित करने की व्यवस्था
की जाती है। 10 रुपए तक के मूल्य वाले दीवानी मामले को स्थानीय स्तर पर ही निपटाने के लिए कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी यहाँ पर की जाती है, परंतु जो सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता की सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों के संबंध को यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है। अपने इन सुधारों के द्वारा हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था को स्पष्ट, सरल और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया तथा कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों की कहीं न कहीं वह पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। तो न्याय व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन होता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली बार भारत में स्थापना होती है। खैर, इसके बाद देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने आर्थिक सुधार के क्षेत्र में क्या क्या किया। इसके में देखते हैं कि आर्थिक स्थिति तो हम देख ही रहे हैं कि क्लाइव के बाद बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, कर्ज का बोझ भी बढ़ जाता है, अकाल भी बढ़ता है। तो इन सब आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से वारेन हेस्टिंग्स ने कुछ कदम उठाए और उन कदम में सबसे पहले मुगल बादशाह शाह आलम और मराठों की संरक्षकता का स्वीकार करने का आरोप लगाकर उनकी जो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन थी वो बंद कर दी। इतना ही नहीं, जो इलाहाबाद की संधि के द्वारा उसे इलाहाबाद और कारा का जिला दिया गया था उसको वापस ले लिया गया और अवध के नवाब को पुनः 50 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। इसी प्रकार बंगाल के नवाब की वार्षिक पेंशन 32 लाख रुपए से कम कर दी और वह 16 लाख रुपए कर दी। कुछ आलोचना भी होती है, लेकिन कुछ हद तक कंपनी की अर्थव्यवस्था सुधार जाती है। वारेन हेस्टिंग्स का दूसरा एक महत्वपूर्ण सुधार था टकसाल संबंधी सुधार। उसने विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के प्रचलनों को रोकने और एक सामान्य मुद्रा चलाने के लिए कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना करवाई तथा निश्चित प्रकार के सिक्के जारी करने के आदेश दिए थे। और अब इस टकसाल द्वारा जारी किए गए सिक्के ही कंपनी क्षेत्र में प्रमाणिक भी माने गए थे। और उसने कागजी मुद्रा जारी करने की योजना भी बनाई, परंतु इसे ठीक से कार्यान्वयन नहीं कर सका। तो वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में कंपनी को नमक बनाने का भी एक अधिकार प्राप्त हुआ था और इससे भी कंपनी की स्थिति काफी हद तक सुधरती है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ पेंशनें बंद होती है, कुछ अवध के नवाब की पेंशन कम कर दी जाती है, टकसाल संबंधी सुधार होते हैं। तो इन सब चीजों से भी कहीं न कहीं आर्थिक सुधारों को यहाँ प्रगति मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी ने व्यापार के क्षेत्र में क्या सुधार किया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कंपनी के व्यापार को भी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापारिक क्षेत्र में प्रचलित अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। उसने देखा कि दस्तक का दुरुपयोग हो रहा है, तो दस्तक का प्रयोग बंद कर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अवैध व्यापार की प्रथा समाप्त करता है। चुंगी वसूली की अनियमितताओं को दूर करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने छोटी छोटी सभी जमींदारी चुंगियां जो जगह जगह पर बना रखी थी उसको बंद करवा दिया गया और अब सिर्फ कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका में ही जो चुंगी थी उनको स्थापित रखा गया। तो इस कारण चुंगी अधिकारियों की बेईमानी यहाँ समाप्त हो जाती है और कंपनी की आय में काफी हद तक बढ़ोतरी होती है। व्यापार की सभी वस्तुओं पर सिर्फ नमक, पान और तंबाकू के अतिरिक्त जिस पर कंपनी का व्यापारिक आधिपत्य था, अब चुंगी कर भारतीय और यूरोपीय व्यापारियों को एक समान देना पड़ा। कारीगरों को गुमास्तों के अत्याचार से बचाने के भी प्रयास किए गए और वारेन हेस्टिंग्स ने जो गुमास्तों को स्पष्ट आदेश दिए कि वे कारीगरों से जबरदस्ती काम नहीं करवाए तथा उनसे दंडनी भी वसूल नहीं करे। दंडनी एडवांस में जो लिया जाता था। इसके अतिरिक्त वारेन हेस्टिंग्स को देखते हैं कि भूटान, तिब्बत, मिस्र से जो व्यापारिक संबंध स्थापित किए इसने और इन कार्यों में से कंपनी की व्यापारिक स्थिति कहीं न कहीं सुदृढ़ होती है और उनकी आय में भी वृद्धि होती है। तो वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों के फलस्वरूप वस्तुएं बिना किसी बाधा के बंगाल की दूरस्थ सीमाओं में जा सकती थी। तो यहाँ पे व्यापार को कहीं न कहीं आंतरिक और बाह्य व्यापार में बढ़ावा मिलता है। इसके बाद कुछ जनहित के कार्य वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए, उसमें थे बंगाल में शांति व्यवस्था की स्थापना करना और जो बंगाल में अनेक सामाजिक कुप्रथाएं थी उनको कहीं न कहीं दूर करना।
ये भी वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पे किया। उसके आगमन के समय प्रशासनिक दुर्बलता के कारण समूचे बंगाल में अशांति थी। हत्या, डकैती, चोरी, लूटपाट इत्यादि ने लोगों का जीवन संकटपूर्ण बना दिया था। और सबसे भीषण समस्या थी छापामार सन्यासियों के दल की, जो गिरोह बनाकर कंपनी के गोदाम और खजानों को लूटते थे। इन सन्यासियों की गतिविधियों का उल्लेख श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी अपनी जो प्रसिद्ध उपन्यास था आनंद मठ उसमें किया है। उन्होंने इनके आतंक को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाए और उसने सेना की सहायता से इन सन्यासियों का दमन भी किया। पुलिस अधिकारियों के अधिकार भी बढ़ा दिए गए जिससे वे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सके। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक जिलों में एक पुलिस अधिकारी बहाल किया गया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने सार्वजनिक हित में विवाह पर लगाए जाने वाले कर को समाप्त किया। दास बनाने के लिए बच्चों को चुराने की प्रथा पर भी पाबंदी लगाई। इन कठोर उपायों के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स ने शांति एवं सुरक्षा की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए इतिहासकार हंटर लिखता है कि इन परिवर्तनों द्वारा हेस्टिंग्स ने असैनिक शासन की सुदृढ़ नींव डाली और उसी पर कहीं न कहीं कॉर्नवालिस अपने भवन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि कॉर्नवालिस ने जो 1772 ईस्वी में एक गवर्नर के रूप में नियुक्ति होती है और 1773 में गवर्नर जनरल की उपाधि उसको मिलती है, वह भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार एवं उसके सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कहीं न कहीं निभाता है। हेस्टिंग्स अत्यंत ही विषम परिस्थितियों में भारत आया, परंतु अपनी सूझबूझ और निष्ठा से उसने भारत में कंपनी का विस्तार भी किया और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए इसने काफी प्रयास किए और काफी हद तक मान सकते हैं कि वो सफल भी रहा। और जो कुछ काम उसने द्वैत शासन को समाप्त करके किया है, लगान व्यवस्था में परिवर्तन किया है, न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन किया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार होती है, आर्थिक सुधार में टकसाल संबंधी जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, व्यापारिक क्षेत्र में भी उसने छोटे छोटे जो दस्तक के प्रयोग थे उनको बंद कर देता है, तो कंपनी को काफ़ी फायदा होता है। और कुछ भूटान, तिब्बत, मिस्र से व्यापारिक संबंध स्थापित कर भी वो कंपनी की शाह को जमाता है और संबंध मजबूत बनाता है। कुछ जनहित के कार्य भी वो करता है। कुछ यहाँ पे समस्याएं थी, चाहे वो छापामार सन्यासियों के हो जो गिरोह बनाकर गोदाम और खजानों को लूटते थे, चाहे यहाँ पर विवाह पर लगाए जाने वाले कर हो या बच्चों को चुराने की प्रथा है, उन सब पर भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगाता है। तो इस बंगाल में वो शांति और सुरक्षा की स्थापना करने में कुछ हद तक वह सफल होता है। और कुछ अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ कमियां रह जाती है, उसको कहीं ना कहीं कॉर्नवालिस उन चीज़ों को भुनाता है और इन्हीं सुधारों के ऊपर वो अपने भवन का निर्माण करता है। तो आज इतना काफ़ी है। थैंक यू।